हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। आज हम देखने वाले हैं सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वही सेल जो आप घड़ी के अंदर यूज करते हैं। आपने देखा होगा ये जो सेल होता है ये आप घड़ी के अंदर यूज करते हैं। ये एक डाई सेल है। इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। आपने रिमोट के अंदर देखा होगा, उसके अंदर सेल लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा घड़ी के अंदर सेल लगाए जाते हैं। तो याद रखना, ये जो सेल है इसके अंदर देखिए यहाँ ऊपर ऊपर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है और नीचे क्या हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब हम करते हैं तो करते क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक के पीछे एक सेल लगा दिया जाए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे n सेल जोड़ दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो सेल है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एप्सिलॉन 1 और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एप्सिलॉन 2। यहाँ पे R1 जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके अंदर ही, सेल के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट्स, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी चार्ज या जो भी आयन एक दूसरे की ओर जाते हैं उनके रास्ते में जो रुकावट डालते हैं उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें करंट कितना मिलेगा या फिर हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, और ऐसे कौन से सेल हैं जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करके ज्यादा से ज्यादा करंट हम यूज कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज हम ले सकते हैं। वो सब इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कितना फायदेमंद होता है या फिर कहां पे करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने दो सेल एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ईएमएफ के हमने क्या कर रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है, जो ए और सी पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। ए और बी पॉइंट्स पहले सेल का क्या है, यहाँ पे ईएमएफ है, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वोल्टेज, और बी और सी के बीच में जो एप्सिलॉन 2 है वो अपना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल V और VAC के बीच में, VAC के बीच में जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, एक तो VAB है और प्लस VBC है। ये टोटल वोल्टेज यहाँ पर हमें V और A और C के बीच में मिल रहा है यहाँ पर। अब VAC जो होता है, VAC जो होता है ये VAB प्लस VBC के बराबर है। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, VAB को हम लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VC, क्योंकि A पर वोल्टेज ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, प्लस पे ज्यादा होता है और माइनस पे कम होता है, और इस सेल के लिए B पर पोटेंशियल ज्यादा है और C पर कम है। तो हमने क्या है, VB माइनस VC और VA माइनस AB लिखा। अब आपने एक इक्वेशन तो पढ़ी होगी V इक्वल टू, है ना, आपने इक्वेशन V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR वाली इक्वेशन तो पढ़ी होगी। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR की, तो I जो है इसके अंदर हमें I ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन 1 सेल की बात करूंगा तो VAB की बात होगी, और VAB के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, इस टाइप से लिख सकते हैं ये पहले सेल के लिए। प्लस जो VBC है, जो दूसरा वाला सेल है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम रिसेंबल करें तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I कॉमन लीजिए और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और इस तरीके से ये जो है हमें यहाँ पे वोल्टेज VAC जो होगा वो हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन हम ये लिख सकते हैं इससे, अगर इसका कंपैरिजन करें, मान लीजिए कि हम ये माने कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो उसका इक्विवेलेंट, मतलब जो टोटल ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट है, और इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, आर इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो है वो आर इक्विवेलेंट है, हम इसको इक्विवेलेंट मान लें। तो टोटल VAC कितना होगा, टोटल VAC होगा, इन दोनों को हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट, माइनस ये हो जाएगा I और इसको हमने मान लिया R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से ये जो VAC होगा यहाँ पर जो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगा वो इतना मिलेगा। अब इसके अंदर हमें ये भी बताना जरूरी कि ये क्या चीज है, तो हमने मान लिया है E इक्विवेलेंट जो है वो एप्सिलॉन 1 प्लस
एप्सिलॉन 2 है, और आर इक्विवेलेंट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे R1 प्लस R2 है ना। अब ये बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए एक सेल हम इस कॉम्बिनेशन में उल्टा जोड़ दें, तो जो किरचॉफ लॉ कहता है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसे नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सेल का रेजिस्टेंस तो चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, दोनों में क्या होता है, वो R1 प्लस R2 होता है। लेकिन जो सेल होता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि जो सेल है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिए गए तो VAC कितना होगा, तो VAC हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन 2, और ये माइनस आई, और यहाँ पे R1 प्लस R2 ही रहेगा। और इस तरीके से अगर एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाए तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा लेकिन पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब इससे मिलने वाला वोल्टेज हमें कम हो जाएगा। तो अगर हम सेल को एक सेल को उल्टा जोड़ दे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट में एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाता है। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जबकि आर इक्विवेलेंट चाहे पॉजिटिव चाहे सीरीज में जोड़ो पलट के, चाहे सीरीज में इसको पलट के जोड़ दो चाहे इधर से पलट के जोड़ दो, लेकिन R1 और R2 क्या है, सीरीज में रहेंगे तो भी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये R1 R2 ये बना रहेगा। तो ये चीज आपने देखी कि इस सेल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें टोटल वोल्टेज कितना मिलता है। तो ये फाइनल इक्वेशन जो होती है यहाँ पर आती है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि अगर इस सेल से हमें करंट मिलना हो, अगर हम इस सेल से करंट फाइंड आउट करना चाहें तो करंट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको यहाँ पे जो लिखी हुई दिखी, उससे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। VAC को हम क्या लिख सकते हैं, VAC यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, VAC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, VAC आई, और टोटल क्या है रेजिस्टेंस का, टोटल सर्किट में R, तो इसको हम लिख सकते हैं I R इक्वल टू, इसको तो हम लिख रहे हैं E इक्वलेंट माइनस आई, और इसको हम लिख रहे हैं R इक्वलेंट लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई आर, ये जो यहाँ पे ये जो चीज है इसको इस तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल टू आपका बचेगा ई इक्विवेलेंट। अब यहां से आपने आई कॉमन ले लिया, अब मैं अगर यहां से आई कॉमन लूंगा तो हमें बचेगा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये बचेगा इक्वल टू ई इक्विवेलेंट। आपको जो एप्सिलॉन एक्चुअली है ई में बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। यहां से अगर मैं करंट फाइंड आउट करूं तो आई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, करंट से रिलेटेड याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो तो सीधी सी बात है, ये अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आउटर रेजिस्टेंस आर जो है वो तो कम होगा नहीं, वो तो सर्किट के अंदर जो है वो है। हम सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आई होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूं, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन आर प्लस R1 प्लस R2, इस टाइप से लिख सकता हूं, है ना। अब मान लीजिए R1 R2 की वैल्यू कम हो तो सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में करंट है तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है उन सेलों से हमें क्या करना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा करंट मिले। याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी सेल से हमें ज्यादा से ज्यादा करंट फाइंड आउट करना है तो एक चीज ये याद रखना है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और दूसरा उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाना चाहिए। तो किसी सेल को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ रहे हैं तो याद रखना चाहिए कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा करंट मिल सके। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे सेल हमें मिलते हैं तो ऐसे सेल कौन से सेल होते हैं जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, करंट गेन कर सकते हैं। तो हम जो करंट गेन है इसको हम जो सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल, अब आप बोलेंगे सेकेंडरी सेल क्या होता है,
तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, वो सेल जो लेड एक्यूमुलेटर बने होते हैं, जो बैटरी लगाई जाती है। आपने देखा होगा जो किसान टॉर्च होती है उसके अंदर जो लेड एक्यूमुलेटर होते हैं, जिनके अंदर पानी डाल के हम क्या करते हैं, करंट डिस्टिल वाटर डालते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो सेकेंडरी सेल होते हैं, लेड एक्यूमुलेटर होते हैं, जो फिक्स मतलब जिनके रिचार्ज किया जा सकता है, जिन सेलों को, जिनके अंदर हम उसे फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेल ही होते हैं जिनको हम रिचार्जेबल बना सकते हैं। एक्चुअली रिचार्जेबल वो होते हैं, बना नहीं सकते, रिचार्जेबल होते हैं। जैसे किसान टॉर्च हो गया, अगर उसके अंदर जो बैटरी होती है, आपकी बाइक के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं। तो ये क्या होती है, सेकेंडरी सेल्स होती हैं, तो इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो R1 R2 की वैल्यू है ये कम हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, करंट गेन होता है। तो ऐसे सेलों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर अधिक से अधिक करंट प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं सेलों को ही सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें जोड़ना चाहिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो VAC अगर IRQ कम हो जाता है तो ये सीधे सीधे हमें EMF जो होता है वो मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि IRQ कम हो गया तो E माइनस IRQ मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी बढ़ जाएगी, और इससे हमें वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे सेलों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम से कम होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होते हैं, और कैसे सेलों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जो करंट होता है उसे हम गेन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डेरिवेशन मैंने करके बता दिया, और साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने कर दिया। एक और चीज है, अगर इन्हीं सेलों को एन टाइप से जोड़ दिया जाए, मतलब अगर इन्हीं सेलों को एन टाइम्स जोड़ दिया जाए, तो टोटल जो एप्सिलॉन EQ होगा वो क्या होगा, एन एप्सिलॉन होगा। क्या होगा, एन एप्सिलॉन हो जाएगा। और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा वो क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनसे मिलने वाली जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी R इक्वल टू एन एप्सिलॉन अपॉन R प्लस एन आर, और इस तरीके से एन सेलों से मिलने वाला जो टोटल करंट होगा वो इतना हो जाएगा, है ना। तो ये जो होता है, ये यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट होता है, और ये जो है रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, ये वाला तो उल्टा सेल जोड़ने से जो मिलता है वो है। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला जो है वो आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सेल। उसके अंदर हम किस में क्या चीज क्या करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा से ज्यादा करंट मिले, और अगर दोनों ही कॉम्बिनेशन यूज किए जाए, सीरीज और पैरेलल, मतलब जिसको हम बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल लगा के उनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कैसे वोल्टेज ज्यादा होगा, कैसे करंट ज्यादा होगा। अगर आप ही जानना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।